और सबसे पहले आपको खबर देंगे, बिजली के झटकों के लिए तार की जरूरत नहीं है, बिल ही काफी है। जेब तकड़ी कर लें, मार्च में जनवरी के बिल भरने को हो जाएं तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट लागू। सीपीपीए ने पुराने बिलों पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली के झटकों के लिए तार की जरूरत नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस कियानी से। अवैस, कहिएगा इस हवाले से। सीपीपीए ने जी जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त मुकम्मल कर लिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट के इजाफे की मंजूरी दे दी है। जनवरी के माना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में महंगी ये बिजली की गई है और इससे सार्फिन पर 9.2 अरब रुपये का काफी बोझ पड़ेगा। नेपरा डेटा का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जो है बाद में जारी करेगा। सीपीपीए ने बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। इलेक्ट्रिक का भी दरख्वास्त समाप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पर भी ₹1 से ज्यादा के इजाफे की मंजूरी पास ऑन कर दी। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, इस हवाले से आप बता रहे थे बिजली के बिलों के हवाले से। जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल 9वें रोज भी जारी है। खाद की तरसील के बुरी तरह मुतासिर हो गई है, किसान मुश्किल में घिर गए। डीलर से मुज़ाकरात के लिए बुलाने पर भी ना आए। महकमे ज़राअत ने आला हुकाम को आगाह कर दिया है। इस पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, इस पर बताइएगा। तुर्क जंग में खाद डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का अमल जारी है और इस हवाले से महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से भी मुतअद्दिद बार जो है मुज़ाकरात किए जा चुके हैं। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर चाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हड़ताल का सिलसिला जारी है खाद डीलर्स की जानिब से, इस हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो क्या इकदाम मुमकिन क्या रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है इसकी सटाई को बर वक्त अपने फितरान बाला को बता दिया था, और चूँकि ये पूरे पंजाब का इनका मसला है और इनके तफजात थे, जिसमें हमने इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके मुताबिक हमने खाद जो है ज़मींदारों को मुहैया किया, और अल्हम्दुलिल्लाह झांग में हमने गंदम को खाद मुकम्मल कर दिया, और कुछ लोग गन्ने के लिए और मक्की के लिए भी ले गए, सब्जियात के लिए भी ले गए। अब ये 6 दिन से स्ट्राइक पे हैं, तो हमने इनको बुलाया है कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं आप उनको हमें बताएं। तो हमारे दफ्तर में कोई बंदा इनका नहीं आया, और लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इस तरह की कोई सख्ती नहीं की अभी तक, क्योंकि पंजाब का मतलब। लेकिन अब फार्मर जो हैं वो आ रहे हैं और फार्मर परेशान है। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि पंजाब क्या लाएमल इख्तियार करता है। मेरी बात है, हम पूरे पंजाब का अगर मसला है तो पंजाब के साथ चलना पड़ेगा, और चीफ सेक्रेटरी साहब की हदायत पे है और हफीज त्रानबाला की हदायत पे अमल करेंगे। लेकिन मैं इनको, हमारे हफीज त्रानबाला सारे ये कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि स्ट्राइक ख़त्म करके मुल्क की तरक्की में शामिल हों और फार्मर को खाद दें। खाद जो है ये इनको किस तरीके में खसारे में नहीं है। जो यूरिया है, तो अब जो फार्मर है, फार्मर बेचारा इस तरीके में बैठा है कि वो कहता है मैंने मक्की लगानी है और गन्ना लगाना है, तो मैं डीएपी भी उठाता हूँ साथ, और मैं यूरिया भी लेता हूँ। तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी में हम इख्तलाफ नहीं कर रहे। अगर किसी का नुकसान है तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर ले, जहाँ भी जिसकी बात होती है। लेकिन जब हमारे पास आएगा तो हमने तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वही चलानी। हाँ, अपनी तरफ से तो कोई नई बात नहीं ना शामिल कर सकते। फार्मर जो है वो हमारा स्टेक होल्डर है, और फसल नहीं होगी तो मंडी कैसे चलेगी? फसल नहीं होगी तो हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर आप देखें कि ग़िज़ा नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जिसके लिए जो खादें अशद ज़रूरी हैं, और इसका बर वक्त और स्मूथ वे में और रेट पर मुयस्सर होना इंतहाई अच्छी चीज़ है, और हम उसके लिए बैठे। डीलर के लिए हमारा कोई ऐसे समझे कि ख़तरनाक मामला नहीं है। जहांग में बहुत अच्छे हालात रहे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे चले हैं। बहुत शुक्रिया हम अवैस, इस पर आप हमें बता रहे थे। हाँ जारी, तो वहीं ममालिक के हिसाब से पाकिस्तान की रवायती बरामदात की कमी के साथ टॉप बरामदी ममालिक भी कम खरीदारी करने लगे हैं। पाकिस्तान के लिए रिवायती मंडियां छोड़ के मुतबादल पर काम करने की जरूरत है। सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेवटा इंजीनियर आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को फोकस करना होगा जिन ममालिक से बरामदात बढ़ रही हैं उनकी तरफ, ताकि बरामदात का गिरता ग्राफ दोबारा बढ़ाया जा सके। आपको यहाँ पर इस वक्त बता रहे हैं, और इस एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान को भी इस वक्त मुश्किलात का सामना है, और
मुल्क के अंदर इस वक्त जो बरामदात हैं वो इंतहाई नाकिस सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आपको यहाँ पर बताएंगे, पैदावारी लागत ज्यादा है, कारोबारी हालात कशीदा हैं। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत भी मुश्किल में पड़ गई है। साइजिंग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली स्टार्च और PVA केमिकल भी इंतहाई महंगा हो गया है। आप यहाँ पर बता रहे हैं इस वक्त पैदावारी लागत ज्यादा हो गई है। इस पर बात करेंगे शिराज भट्ट से। शिराज, कहिएगा एक्सपोर्टर क्या कहते हैं? इस वक्त अगर तमाम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से तो पूरी की पूरी चेन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे पैदावारी लागत कहा जाता है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि कारोबार जो है वो बंद करने की नहज पर हालात पहुंच गए हैं। हम देख रहे हैं कि कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होती भी दिखाई दे रही हैं, प्रोसेसिंग हो, डाइंग हो। इसके अलावा अब जो है वो साइजिंग के ऊपर भी उसी नौयत के हालात हैं, उसी तरीके से ज़बू हाली का शिकार है। हमारे साथ शकील अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि साइजिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये शकील अंसारी साहब बताइएगा कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है उसका डिफरेंस क्या, पहले क्या था और अब क्या है, उनके नाम क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका देखिए, हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है ना वो होती है स्टार्च, जो हम राइस से हासिल करते हैं और कॉर्न से हासिल करते हैं। ठीक है। राइस इस वक्त जो है वो 6500 रुपए का पर 50 kg का बैग हो चुका है, जो पहले 3100 रुपए का था। और PVA है इसके साथ जो इम्पोर्ट आइटम है वो भी डॉलर के नाम पर उस पर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। वो पहले 14,000 15,000 रुपए का बैग, आज उसका रेट 28,000 रुपया हो चुका है। 20 kg का वो बैग होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो 50% के करीब तो हमारी इंडस्ट्री चल रही है इस वक्त। अब लेबर जो है वो हम उसको फारग करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा नंबर जो है वो गवर्नमेंट के जो काम करने वाले होते हैं वो करें, हम उनसे मांगते कुछ नहीं है। जो उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई हुई है, जो बंदे हैं काम करने वाले, क्या जो रेट हमारे इतने बढ़ चुके हैं, वो डॉलर इतना बढ़ा है कि वो रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही हर बंदे का रह गया कि जी तेल बढ़ गया और डॉलर बढ़ गया, इस वजह से रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो बिल्कुल टोटली तौर पर फेलियर का नहीं। तो अभी 275 रुपए से डॉलर जो 260 पर आया है, तो अब इसमें कोई कमी नहीं नजर? नहीं, इसका कोई कमी नहीं मिलती हमें ना, बढ़ाने की तरफ हर कोई। शुक्रिया, आप इस पर बता रहे थे। और आपको बताएं, मुल्की बरामदात की गिरावट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के टॉप बरामदी ममालिक भी कम खरीदारी करने लगे। एक्सपोर्टर्स ने बरामदात का ग्राफ बेहतर करने के लिए रिवायती मंडियों के मुतबादल पर जोर दिया है। सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेवटा इंजीनियर आसिम मुनीर ने इस पर क्या कहते हैं, हम बिलाल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा वो इस पर क्या कहते हैं जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गिर रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस पर मौशी हालात की, तो मौशी हालात के पेश नज़र टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स परेशान नज़र आते हैं और ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मंडियों में कुछ मुख्तलिफ लेकर आएँ ताकि जो इस वक्त के बदलते हालात के साथ डिमांड है उसके मुताबिक चला जाए। हमारे साथ प्रेसिडेंट टेफ्टा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और साथ चनियोर डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। आसिम भाई, आप खुद एक्सपोर्टर हैं, आप खुद इंडस्ट्री से लिंक हैं, क्या मुश्किल हालात हैं, उनके अंदर क्या अहम फैसले लिए जाएँ कि एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ रहे, दूर भाग चुके हैं, ज़र मुबादला लोगों को चाहिए, क्या नया मूव ली जाए कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो गिरती जा रही है ये पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसे रोका बचाया जा सके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बिलाल डोगर साहब। सर, जैसा कि पहले भी हमने वो डिस्कस किया है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें नई जो मंडियाँ हैं, नई एवेन्यू हमें वो तलाश करने चाहिए। इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है। रिसेंटली उन्होंने लाहौर में एक वो बड़ा अच्छा एक इवेंट अफ्रीका के नाम से एक एग्जीबिशन करवाई है। मेरी वो यही विश है कि हमारे मोस्टली एक्सपोर्टर का जो रुझान है वो यही होता है कि यूरोप की तरफ जाना है, USA की तरफ जाना है, वो डिप में है। हमें चाहिए कि हमें नई जो मंडियाँ हैं, नए एवेन्यू वो हमें वो दरियाफ्त करने चाहिए। स्पेशली अफ्रीका की बहुत बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर करना चाहिए। इसके साथ साउथ अमेरिका की, मैं खुद जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका मैंने विजिट किया है। ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ रहा है। वो सारे वो हर बंदे की विश है कि जो डेवलप हैं उधर ही जाना। मेरा ख्याल है कि हमें डेवलपिंग कंट्री की तरफ रुझान देना चाहिए। आप इसी को अगर देख लें, चाइना का ज़्यादा फोकस जो है वो अफ्रीका की तरफ है, साउथ अमेरिका की तरफ है। वो यही है कि नए वो हम तलाश करें। इसके साथ साथ हमें खुद से अपनी ब्रांडिंग करनी होगी। तो जैसा कि आपने वो तज़किरा किया है कि बीइंग आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेफ्टा एज वेल, तो मैंने वो टेफ्टा में भी डायरेक्शन दी है कि आप अपना जो है वो ब्रांडिंग बनाएं। हमारे टेफ्टा में एंटरप्रेन्योरशिप का वो माइंड जो है वो बिल्डअप किया जाए।
बच्चे जो हैं वो अपनी ब्रांडिंग के साथ कोई ऐसा हमने इधर टैप्टा के हेड ऑफिस में वो कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्ट जो है ना वो एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो टैप्टा की लोगों के साथ बच्चियों का वो ब्रांडिंग जो है उसको हम प्रमोट करके तो एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा हो सके। बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें सामने, बिल्कुल एक तो मुनफरिद मंडियों का रुख करना। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप बता रहे थे। चिड़ियोड में गुज़श्ता दौरे हुकूमत का एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। शहरी कहते हैं रिलीफ देना हुकाम की तरजीहात में शामिल नहीं है और तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, कहिएगा। जी, अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया गया था और कहा गया था कि कम आमदन वाले जो अफराद हैं उन्हें सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत तब्दील हुई है तो उसके बाद इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया गया, जिस वजह से ख़रीदार और शहरी जो है वो खासे परेशान है। उनका कहना है कि आए रोज़ महंगाई जो है वो उसमें होशरुबा इजाफा हो गया। हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कुछ सब्सिडी मिली है? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं मिली है। तो हुकूमत जी हुकूमत नहीं आती है आके कह रही है सब्सिडी देंगे सब्सिडी देंगे, सानू तो सब्सिडी कोई नज़र नहीं आ रही हैगी। दाल लैन जाने दाल महंगी, घ्यो लैन जाने घ्यो महंगा, चीनी लैन जाने चीनी महंगी, चक्की वाले को आटा लैन जाने आटा महंगा। गरीब आवाम किधर जावे? रिलीफ दवे ना आवाम नूं। ये कहंदियां हुकूमतां दिंदियां कोई नहीं हैगियां। असीं हुण किहड़े पासे गरीब आवाम जाइए? हाँ जी, एहसास राशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, कोई सब्सिडी मिली है? नहीं, हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि हम मजदूर आदमी हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को हमारी 1800 रुपये दिहाड़ी बनती है। शाम को हम जब किराने की दुकान पे आते हैं तो हमारा तो जनसाना जीना मुहाल हुआ है। हुकूमत कोई भी आई, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। बिल्कुल जी, शहरी परेशान है और उनका कहना कोई भी हुकूमत आई है तो उन्होंने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। शायद हुकूमतों की तरजीहात में ये शामिल नहीं रहा कि गरीब आदमी को रिलीफ देना है। आए रोज़ शय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं, जिस वजह से शहरी परेशान है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम सब्सिडी। बहुत शुक्रिया। महंगाई की यलगार खवारी बेशुमार रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई की यलगार खवारी बेशुमार रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। फ़ी किलो खजूर जो ईरानी खुश्क है उसकी कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि जो ईरानी खजूर है अच्छी किस्म की उसकी कीमतों में 75 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इसके बाद जो सऊदी अरब की खजूर है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है, जो कि 800 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी है, जिसके बाद शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर खजूर एक बुनियादी ज़रूरत होती है जिसकी कीमतें अभी से बढ़ती जा रही हैं। और क्या कहना है मज़ीद शहरियों का, इनसे पूछते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा खजूर की कीमतों के हवाले से क्या कहें? जी, ये आपके सामने है जी। जिस खजूर का रेट पहले 300 रुपये था चंद दिन पहले, अभी उसका रेट हो गया 400 रुपये रेट हो गया उसका। और जो अजवा खजूर थी सऊदी अरब की, उसका रेट तकरीबन 800 रुपये तक रेट बढ़ गया है उसका। अभी रमज़ान मुबारक में 20-22 दिन पड़े हैं, तो पहले से अभी महंगाई का ये हालात है। तो जब हम करीब आएंगे रमज़ान शरीफ में तो मुझे लगता है ये तो फिर 500-500 रुपये तक बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि ये खजूर से रोज़ा इफ्तार करना भी सुन्नत है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे रोज़ेदार के लिए ना उसको इससे अपना पोटेशियम मिलती है इससे खजूर से। हर इस लिहाज से ये रोज़ेदार के लिए बहुत अच्छी है और लाजमी जूस है हमारे रोज़े के लिए ना। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें, कुछ देखें इनके लिए, कुछ आम आदमी का ख्याल करें। आम आदमी तो पहले बहुत पिसा हुआ है। जी बिल्कुल, हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर पर जो बुनियादी ज़रूरत है खजूर और सुन्नत भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस हवाले से इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर जो तबका है वो आसानी से खजूर जो है वो खा सके। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। और आपको बताएं, फैसलाबाद में 2 माह के दौरान जराइम की सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। 2 माह में 53 अफराद कत्ल और 88 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की गई। 17 बच्चे, 48 मर्द और 128 खवातीन अगवा हुई। 2 माह में 44 खवातीन और 17 बच्चे अगवा हुए। 40 दुकानें और 49 घर लूट लिए गए।
308 मोटरसाइकिल छीन ली गईं। राजधानी की 784 और नगबजनी की 181 वारदातें वकू पजीर हुईं। 59 दिनों के दौरान 1050 मोटरसाइकिल और 14 कारें चोरी हुई। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं और कितनी अब तक वारदातें हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, साल 2023 के पहले 2 माह के दौरान भी जराइम की सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार में होशुरबा सूरत हाल सामने आ गई। फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल 2 माह के दौरान 53 अफराद को कत्ल जबकि 88 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की गई, जबकि एक शख्स को डाकुओं की जानिब से मज़ाहमत करने पर भी 2 माह के दौरान कत्ल किया गया। इसी तरह इफ़्फ़त दरी यानी ख़वातीन को हरासा करने के 74 वाक़यात 2 माह में रिपोर्ट हुए। 30 बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 17 बच्चों को 2 माह के दौरान अगवा किया गया, जबकि 48 मर्दों और 128 ख़वातीन को भी 2 माह के दौरान अगवा किया गया है। 44 ख़वातीन ज्यादती का निशाना बनी। डकैती और चोरी की सूरत हाल में भी जो होशुरबा तौर पर इजाफा सामने आया है। 59 दिनों के दौरान फैसलाबाद में 40 दुकानें जबकि 49 घरों को भी लूट लिया गया है। 308 मोटरसाइकिल इन 2 माह के दौरान शहरियों के छीन लिए गए। 7 कारें भी छीनी गई। राजधानी की 700। बहुत शुक्रिया तैयब। यहाँ आपको खबर देंगे चिन्योट के ढुलची ग्रुप के 9 अफराद के छोटू गैंग के हाथों मुबैना अगवा का मामला है। थाना रजवा पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात आपके सामने आई हैं? जी राशिद, सिंध और पंजाब के बॉर्डर एरिया में मौजूद कच्चे के डाकू अगवा बराए तवान की नई नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। आए रोज फोन पर कभी सस्ता ट्रैक्टर तो कभी सस्ती गाड़ी या लड़कियों के जरिए शादी का झांसा देकर दर्जनों अफराद से इन डाकुओं ने अब तक करोड़ों रुपया तवान जो है वो वसूल कर लिया है। अब मुबैना तौर पर इत्तलात सामने आ रही है कि डाकुओं ने शादी की तकरीब में ढोल बजाकर डांस करके जो रोजी कमाने वाला चिन्योट का ग्रोह था, 9 रुकनी ये ग्रुप था जिसे रहीम जार खां बुलाया और फिर वहां से उसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। अब इनकी रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपया तवान मांगा जा रहा है। ताहम दूसरी तरफ बुरसा परेशान है। चिन्योट पुलिस की जानिब से थाना रजवा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और बुरसा और डाकू के दरमियान जो होने वाली बातचीत थी जिसमें तवान का मुतालबा किया जा रहा है उसकी ऑडियो जो है वो सिटी 41 सामने ले आया है, जिसमें जो अगवाकार हैं वो मगवियों की बाजियाबी के लिए तवान मांग रहे हैं। दूसरी तरफ चिन्योट पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो बुरसा है वो परेशान है और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आईजी पंजाब, सीएम पंजाब। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप इस पर हमें बता रहे थे। ये अहम मामला है। अब छोटू गैंग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अगवा करके और उनके हवाले से तावान जो है उनके वरसा से मांगता है। कभी सस्ती गाड़ी, कभी सस्ती भैंस और कभी अब मुख्तलिफ हथकंडे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोगों को अगवा किया जाए और तावान लिया जाए। और आपको बताएं फैसलाबाद में कत्ल केस के 4 मुजरमों को 4 बार सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सईद ने फैसला सुना दिया है। अहम मामला है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। फैसलाबाद में कत्ल केस के 4 मुजरमों को 4 बार सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सईद ने फैसला सुना दिया है। आपको यहाँ पर जो इस वक्त खबर है वो शेयर कर रहे हैं। अदालत ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें 4 बार सजाए मौत सुना दी गई है। मामला यह है कि फैसलाबाद में कत्ल केस के 4 मुजरम जो है उनको 4 बार सजाए मौत सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कारपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू हो गई। फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया। रीजनल टैक्स दफ्तर ने 50 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़िश्ता माली साल के दौरान बड़े टैक्स गुजारों पर सुपर टैक्स आयद किया गया था, मगर मुख्तलिफ टैक्स गुजारों की जानिब से उसको अदालती फॉरम्स पर चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत और FBR के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया और जो बड़े टैक्स गुजार यानी कि सालाना 15 करोड़ रुपए
या उससे जायद मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं उन पर सुपर टैक्स लागू करने की इजाज़त FPR को दे दी गई। तो इस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अब उन टैक्स गुजारों से टैक्स वसूली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तखमीना जो है वो 700 मिलियन रुपए लगाया गया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक फैसला आने के बाद से ही टैक्स वसूली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और पहले 10 दिनों में ही 500 मिलियन रुपए जो है वो फैसलाबाद से टैक्स वसूली कर ली गई है, जबकि बाकी 200 मिलियन रुपए जो है वो भी आने वाले दिनों में उनकी टैक्स वसूली भी हो जाएगी। FPR हुक्म के मुताबिक यहाँ पर आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद में ABC पुली राजबा रोड पर नहर की गंदगी को साफ तो किया, लेकिन दूसरी जानिब रोड पर कूड़ा फेंक दिया गया। शहरी बदबू सदा माहौल से परेशान हैं, बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं खिलसा लियाकत से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। खिलसा, बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि इस कचरे को और इस गंदगी को हटाया जाए यहाँ से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद राजपुर रोड ABC पुली के करीब जो है नहर तो साफ कर दी गई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है वो कूड़ा फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पास जो कारोबार है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। पास बहुत से पकवान सेंटर्स हैं जिनके कारोबार जो है उसमें मसले मसाइल जो पेश आ रहे हैं। बहुत से ऐसे शहरी हैं जो कहते हैं कि अब यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो गंदगी जो है वो ही हम लोग खाते हैं। हमारे जिस वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जिसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आइए इनसे सवाल से मज़ीद चाहते हैं। पहले स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं जो यहाँ से रोज़ बरोज़ गुजरते हैं और बहुत सारे मसाइल देखते हैं। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा यही इसके बारे में ये ज़हन मेरा जो काम कर रहा है वो ये है कि सबसे पहले इधर डिस्टर्बिंग बहुत है, उसके बाद कूड़ा गिरकर आलूदगी, इससे हमारी स्टेट पे और हमारे जितनी भी पब्लिक है उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और यही मैं आपको कहूँगा। शहरी मौजूद है, इनकी राय जानते जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। इधर बहुत 6 दिन हो गए असी ना जलील हो गए, मिट्टी घट्टा, अस भी बीमार हो गए। इधर कोई बंदा नहीं है। कल इन्हों MP की ट्राली आई है पानी छिड़कने वाली, उन्होंने कहा पानी छिड़काओ, तो कहते असं उत्थे जा कंप्लेन करो दफ्तर के जाके। असं दफ्तर के 4-5 दिन हो गए इतने घटा पैंदे ने, असं तो बाहर उत्थे बैठे रहे हैं जी। 4-5 बीमार हो गए असं। मज़ीद शहरी हैं उनके हवाले से जानते हैं कितने अरसे से ये जो है मुश्किलात का आप सबको सामना करना पड़ रहा है? हम भी यही बात कहेंगे, ये जो रहा गलत हो रहा है। इतने दिन हो गए इधर गंदगी इतनी है कि बेशुमार गंदगी है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से जो यहाँ पर कूड़ा फेंका गया है। कुछ शहरी जो कह रहे हैं कि 4-5 दिन से तो है बहुत ज्यादा जो है। टोबा टेक्सिंग में महकमे अनहार और इंतजामिया की बड़ी गफलत। रजाना में नहर की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा सरकारी शफाखाना के दरवाजे पर फेंक दिया गया। तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके रजाना में महकमा अनहार और इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। रजाना के पास से गुजरने वाली नहर को जो है वो सफाई की गई और वहाँ से जो है वो मट्टी और गंद निकाल कर जो है वो बाहर फेंक दिया गया। ये गंद जो है वो इस वक्त रजाना में वाक़या मरकज़ सेहत के बिल्कुल बाहर फेंक दिया गया है। ये रजाना अस्पताल जो है रूरल हेल्थ सेंटर उसकी दीवार है और इस दीवार के अतराफ़ में ये गंदा कूड़ा और गंदगी जो है वो यहाँ पर फेंक दी गई है, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और बिलाशुबा अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से कुछ शहरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ये जो यहाँ पे गंदगी पड़ी है ये कब से पड़ी है, ताफुन फैल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ये हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, खुद भी सफाई करके इधर ही वो कहते हैं आसमान से गिरा कचूर पेट के पास, यानी कि ये जो इधर से निकाल के इधर ही फेंक दिया है। तो ये तो साथ रूरल हेल्थ सेंटर जाने का और ये जो है ये लोगों को शिफा देने वाली जगह है और इसी पे गंदगी फेंक दी है तो फिर शिफा क्या मिलेगी? और ये सामने गाड़ियों के कार वाश है, हम लोग इधर से गाड़ियाँ धुलवाते इधर बैठ के इंतज़ार करते हैं, वो सारा बदबू इधर ही आती है। और वो जो लोग हैं, वो जो गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, बस खैमा बस्ती में, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो उनके बच्चे इधर ही खेलते हैं, आए रोज़ वो बीमार हुए रहते हैं। तो ये सफाई करके और इधर फेंक देना ये कोई अच्छी बात नहीं। ये चीज़ बहुत शुक्रिया मुबश्शिर।
महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी। चक 5 कमालपुर, चक 52 मलालपुर में सोलंग नालियां गलियों की बहाली के 4 करोड़ 99 लाख रुपए के तरक्याती काम मुकम्मल ना किए जा सके। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा काम की तफसील के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी सामने आई है। फैसलाबाद के इलाका कमालपुर, चक नंबर 5 और चक नंबर 52 जींबे मलालपुर में सोलंग नालियां और सीवरेज की बहाली की जो स्कीमें हैं उसके लिए 4 करोड़ 99 लाख रुपए जो है वो मंजूर किए गए और रवां साल के लिए 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स भी दिए गए। लेकिन ताहाल महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की जानब से कमालपुर और मलालपुर में जो सोलंग नालियों की जो तमीर मरम्मत की स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और इसी तनाज़ुर के मद्देनजर रखते हुए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को मरासला जारी किया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि 4 करोड़ 99 लाख की स्कीम में से मजीद जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स भी दिए जा चुके हैं। लेकिन ताहाल जो काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, काम शुरू ना किया जा सका। कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद किया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू किया जाए और स्कीम की तकमील की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इरसाल की जाए। वाज़ेह रहे चक नंबर 5 जींबे कमालपुर, चक नंबर 52 जींबे मलालपुर में जो है वो इमरान असलम। तो आपको बताएं, फैसलाबाद के ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल गढ़ी में 5वीं क्लास के लिए तकरीब होनहार तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा किन किन तलबा को इनामात दिए गए? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल गट्टी फैसलाबाद में आज मुनफरिद नौयत की तकरीब का एहतमाम किया गया। 5वीं क्लास के जो तलबा हैं उनको सर्टिफिकेट देने के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में यहाँ 5वीं क्लास में ऐसी तकरीबात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके पेरेंट्स को ये दिन यादगार बनाने के लिए चूँकि उनके बच्चे 5वीं क्लियर करके अब दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उनको इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मोहिउद्दीन, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं, आज बच्चों को हमने देखा कि उनको उनके चेहरों पर खुशी ग्रेजुएशन सेरेमनी यूनिवर्सिटीज़ में देखी जाती है, कॉलेजेस में देखी जाती है जहाँ पर लोग BS प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज 5वीं के बच्चों को ग्रेजुएशन सेरेमनी के नाम से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रिंसिपल कि उन्होंने अग्री किया और उन्होंने अलाउ किया कि मैं इस सबको ऑर्गेनाइज़ कराऊं। और मेरे ख्याल में आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास के बच्चे आएँ, उनको मौका मिले कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। तो मेरा एक ये छोटा सा इनिशिएटिव था जिसको मैंने बच्चों के लिए किया है और ये बच्चों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा और उनका एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है जो शायद पाकिस्तान में रहते हुए दोबारा ना मिल सके। सो ये हमारी एफर्ट थी ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो सकें और उनके एम्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए वो हमेशा स्ट्रगल करें और अपना हार्ड वर्क करते रहें। बिल्कुल, बच्चों को आज बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। आपके लिए चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के चिन्योट कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कैंपस डायरेक्टर मलिक फलक शेर के हमरा इफ्तिताह किया। Punjab College of Information Technology. Later I went on to study at King's College, London. I wanted to come here. I wanted to come here and there is a reason behind that. First, I want to connect with the youth. And the second is, I want to give a message of hope. And I truly believe as a nation, no matter how bad things are right now, we can always bounce back as a nation, and inshallah we will. And as they say, you can always make it as long as you keep the hope alive. And inshallah, we need to believe in the beauty of dreams that are Qaid Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad Iqbal, which they dreamt. Unfortunately, today's Pakistan does not truly reflect the aspirations, the vision of our forefathers. But inshallah, together, we all can make it happen. And please never lose the hope.
This is the last thing we as a nation can afford. I would again urge you to believe in the beauty of your dreams. A dream that a guy like me and many others, we always have dreams. But when we reconcile with reality, it becomes difficult to realize that dream. We may be short of resources. We may not have the sufficient funds to pursue higher education. But my very dear, rather dearest students, it is the education that is the panacea, that is the solution, that is the only hope that we can come out of all this bad time. And we know that situation has gone from bad to worse. But days are not far. Inshallah, to rise as a respectable nation. For that, we need to work hard. As individuals, as institutions, we need to deliver as per the aspirations of our people. My office is open 24/7 for you. There is a Twitter handle. Last night, I was awake. Even at 3 a.m., we were conducting some raid against urea. And at 5 a.m., I was in slaughterhouse, in Sabzi Mandi. And where we went, sir? In MC office, inspected all this municipal service related issues. So the point is, we can always do it. The only thing that would deter us as a nation is the moment when we stop believing in us. We are a resilient nation, and the definition of resilience is what? Of a nation to bounce back when they fall, when they are defeated, but they never lose hope. And please work hard. Inshallah, I can quote plenty of examples. I know a student who was a son of